Hello students, next topic is interaction of light charge particles with matter. लाइट चार्ज पार्टिकल्स की कैटेगरी में कौन से पार्टिकल्स आते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स। हमने देखा था कि जब भी कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करे, इलेक्ट्रॉन का एमिशन करता है, तो डॉटर न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से इंक्रीज़ हो जाता है और ये क्या करता है, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का एमिशन करता है साथ में। और अगर क्या करे, पॉजिट्रॉन का एमिशन करे तो एटॉमिक नंबर 1 से रिड्यूस हो जाता है। तो और इसके साथ न्यूट्रिनो पार्टिकल का एमिशन होता है। जो पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन इज़ एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इसका जस्ट चार्ज डिफरेंट है, बाकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी मास एक्सेट्रा ये क्या है, सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं रेडियो एक्टिविटी के टाइम पे, अगर इन्हें डिटेक्ट करना है तो इन्हें किस तरह से डिटेक्ट करते हैं, किसकी हेल्प से? न्यूक्लियर डिटेक्टर्स की हेल्प से डिटेक्ट करते हैं। तो न्यूक्लियर डिटेक्टर्स क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली मेड ऑफ सम टाइप ऑफ मटेरियल, की किसी मटेरियल से बने हैं। और जब ये पार्टिकल्स, इंसिडेंट हाई एनर्जी पार्टिकल मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एनर्जी लूज़ करते हैं। तो किस मोड के थ्रू ये अपनी एनर्जी लूज़ कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करके हम इन पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, इनकी एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये पार्टिकल जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करें तो किस मोड के थ्रू ये अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं उसे स्टडी करना होगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये अपनी एनर्जी किस तरह से लूज़ करेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा कि इन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी है। तो फर्स्ट अगर हम केस देखें कि अगर ये क्या है, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनकी एनर्जी सपोज इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में लाई करती है, तो उस केस में ये किस तरह से अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं? जब ये मैटर के एटम के साथ इंटरेक्ट करते हैं वाया इलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होती है? इलास्टिक स्कैटरिंग की जिसमें इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी बिफोर और आफ्टर इंटरेक्शन चेंज ना हो, काइनेटिक एनर्जी। इसे समझने के लिए सपोज हम मैटर में प्रेजेंट कोई एटम अगर कंसीडर करें कि सपोज ये एटम का न्यूक्लियस है और ये इसके अराउंड क्या है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब ये इंसिडेंट पार्टिकल लो एनर्जी रीजन में है कि इंसिडेंट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो कम है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज तक है, तो जब ये इंसिडेंट पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं मैटर के एटम के साथ तो ये क्या करते हैं, इलास्टिकली स्कैटर हो जाते हैं। ये क्या, इनकी एनर्जी इतनी कम है कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पेनिट्रेट नहीं कर पाते और क्या करते हैं, इलास्टिक स्कैटरिंग करते हैं। इसी के बाद देखें कि अगर फर्दर इसके बाद कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है इन रेंज ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट इसकी एनर्जी, इस जो इलेक्ट्रॉन है इसकी इंसिडेंट पार्टिकल की जो एनर्जी है वो इसकी रेस्ट मास एनर्जी से लेस है। इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी किसकी इक्वल है, m0c², किसकी इक्वल है, दिस इज 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि अगर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी एनर्जी से लेस है तो उस केस में जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है जब ये मैटर के एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये किस मोड के थ्रू एनर्जी लूज़ करेगा, वाया इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इन इलास्टिक स्कैटरिंग क्या है कि इसमें जो इंसिडेंट पार्टिकल है इसकी काइनेटिक एनर्जी बिफोर और आफ्टर इंटरेक्शन सेम नहीं होती, चेंज हो जाती है। तो अगर हम देखें कि अब जो इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा है कि वो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पेनिट्रेट कर सकता है। तो जब ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पेनिट्रेट करते हैं तो ये क्या करते हैं, इलास्टिकली स्कैटर हो जाते हैं। तो इलास्टिकली स्कैटर होने में ये क्या करते हैं, एनर्जी लूज़ करते हैं। और ये एनर्जी किस तरह से मटेरियल में डिपॉजिट करेंगे कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो या तो ये इलेक्ट्रॉन को उस एटम से बाहर निकाल देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एनर्जी लेने के बाद एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है जो मटेरियल का इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर इन इलास्टिक स्कैटरिंग के केस में या तो एटम की, मटेरियल के एटम की एक्साइटेशन हो सकती है या फिर आयनाइजेशन हो सकती है।
तो इन दोनों के केस में क्या होगा, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा। और थर्ड केस क्या है, नेक्स्ट केस, कि अगर इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी और भी ज़्यादा है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और एनर्जी इतनी है कि ये एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी से ज़्यादा हो जाए, तो अगर ये रेस्ट मास एनर्जी को एक्सीड कर जाती है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो उस केस में जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन करता है। तो जब ये न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन करता है तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस पॉजिटिव, न्यूक्लियस के पास के कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये न्यूक्लियर फील्ड के साथ इंटरेक्ट होने के बाद जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ये डी एक्सेलरेट हो जाते हैं। और डी एक्सेलरेटिंग जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, फोटोन का एमिशन करता है। और जो ये फोटोन्स एमिट होते हैं इलेक्ट्रॉन की डी एक्सेलरेशन की वजह से, ये फोटोन्स एक्सरे रीजन में लाई करते हैं। क्लियर। और ये एमिटेड फोटोन्स क्या हैं, दीज आर कंटिन्यूस एक्सरेज हैं, और इन्हें ब्रह्मस्ट्रालिंग रेडिएशंस भी बोलते हैं, ब्रह्मस्ट्रालिंग रेडिएशंस भी बोलते हैं, जिसका मतलब क्या है कि ये क्या है, ब्रेकिंग रेडिएशंस। ब्रेकिंग रेडिएशंस मीन्स कि जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी को रिड्यूस कर रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो क्या करता है, न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन करता है, और न्यूक्लियस के फील्ड से इंटरेक्ट होने के बाद वो डी एक्सेलरेट हो जाता है, और उस डी एक्सेलरेशन मीन्स जितनी उसकी एनर्जी में लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन की, वो एनर्जी फोटोन की फॉर्म में एमिट हो जाती है। और जो ये फोटोन एमिट हो रहे हैं ये फोटोन एक्सरे रीजन में लाई करते हैं। सो इस टाइप की जो एमिशन है कि जिसमें ब्रह्मस्ट्रालिंग रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, ये मोड कौन सा है, दिस इज रेडिएटिव मोड। नेक्स्ट किस तरह से कि अगर इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी बहुत ही हाई हो तो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डायरेक्ट न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और इस न्यूक्लियर इंटरेक्शन में क्या करते हैं, अपनी एनर्जी न्यूक्लियस को दे देते हैं, और न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। न्यूक्लियस क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। तो जब ये एक्साइटेड न्यूक्लियस हाई लेवल से ग्राउंड स्टेट में आता है तो ये क्या करता है, फोटोन्स का एमिशन करता है। अब ये जो फोटोन्स हैं ये फोटोन्स गामा रीजन में लाई करते हैं, ये बहुत ही हाई एनर्जी फोटोन्स होते हैं। तो इस तरह से जो इंसिडेंट हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है अपनी एनर्जी को रिड्यूस करते हैं कि ये अपनी एनर्जी न्यूक्लियस को दे देते हैं, और न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो इस केस में किस तरह से है, दिस इज न्यूक्लियस एक्साइटेशन। क्लियर। तो जब हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जब बीटा डीके करते हैं, अगर हम इनकी इंटरेक्शन देखें मटेरियल के साथ, तो मोस्ट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं वो या तो इन इलास्टिक स्कैटरिंग के थ्रू करते हैं या फिर ब्रह्मस्ट्रालिंग रेडिएशंस के थ्रू अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं। मींस जो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन है, अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें कि इन सब में से किसकी प्रोबेबिलिटी होने की ज़्यादा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ तो वहाँ आयनाइजेशन मींस आयनाइजेशन या एक्साइटेशन या फिर ब्रह्मस्ट्रालिंग रेडिएशंस का एमिशन करके इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी जो लूज़ करते हैं उनके होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अगर हम देखें यहाँ से कि फर्स्ट क्या है, इलास्टिक कोलिजन क्या था कि इलास्टिक स्कैटरिंग की जिसमें एनर्जी में चेंज नहीं आता। अब अगर हम सेकेंड केस देखें, सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस जिसमें एक्साइटेशन और आयनाइजेशन हो रही है। तो जब हमने हैवी चार्ज पार्टिकल की इंटरेक्शन स्टडी की थी मैटर के साथ, तो उस केस में भी हैवी चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा था, आयनाइजेशन और एक्साइटेशन कर रहा था। और जब वो क्या करता है, अगर हैवी चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल हो, तो हमने ये बेथेज ब्लॉक्स रिलेशन को डिराइव किया था और ये देखा था कि इस तरह से जो इंसिडेंट हैवी चार्ज पार्टिकल है वो अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा। सेम अब जब हम लाइट चार्ज पार्टिकल का स्टडी कर रहे हैं तो लाइट चार्ज पार्टिकल के केस में भी एक्साइटेशन और आयनाइजेशन हो रही है। तो हम अगर देखें तो क्या ये बेथेज ब्लॉक्स फॉर्मूला वहाँ पर भी लग सकता है लाइट चार्ज पार्टिकल में? तो ऐसा नहीं है कि जो हमने ये बेथे ब्लॉक्स रिलेशन हैवी चार्ज पार्टिकल के लिए स्टडी किया था, इस बेथे ब्लॉक्स रिलेशन को हम लाइट चार्ज पार्टिकल पर एज इट इज़ नहीं लगा सकते। उसका क्या रीज़न है?
फर्स्ट आप देखें कि जब बीटा पार्टिकल्स न्यूक्लियस से एमिट होते हैं तो ये बीटा पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है ये एनर्जी कंटिन्यूअस होती है। हमने इसका एनर्जी स्पेक्ट्रम स्टडी किया था बीटा पार्टिकल्स के लिए, तो वो एनर्जी स्पेक्ट्रम किस तरह से आया था, ये एनर्जी स्पेक्ट्रम इस तरह से था कि जो एमिटेड पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो, इनकी जो एनर्जी है ये कंटिन्यूअस एनर्जी होती है। जबकि जब हमने हैवी चार्ज पार्टिकल का एनर्जी स्पेक्ट्रम देखा था तो वो क्या था कि अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, डिस्क्रीट एनर्जी को एमिट के साथ एमिट होते हैं। तो ये डिफरेंस है कि हम जो ये बेक-ब्लोच रिलेशन है इसको एज इट इज़ इस पे नहीं लगा सकते। सेकेंड क्या कि जब हैवी चार्ज पार्टिकल मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हैवी चार्ज पार्टिकल मैटर के साथ इंटरेक्ट करने के बाद लगभग स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं होते। लेकिन अगर हम लाइट चार्ज पार्टिकल की बात करें तो ये लाइट चार्ज पार्टिकल इनका मास इतना कम है कि जब ये इंटरेक्शन करते हैं मैटर के एटम्स के साथ तो ये बहुत ज़्यादा डेविएट हो जाते हैं और जिग जैग पाथ फॉलो करते हैं। अगर हम सपोज एक एग्जांपल देखें प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का, कि अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्या है, सेम एनर्जी के किसी मटेरियल मीडियम पर इंसिडेंट किए जाएं तो उनकी रेंज किस तरह से निकालेंगे। आप यहाँ पर देखें कि अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन मीडियम के साथ इंटरेक्ट होने के बाद ये क्या है कि इस पॉइंट तक आके वो क्या कर रहा है, अपनी टोटल काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर रहा है। तो इट मीन्स ये क्या हो गई, ये हैवी चार्ज पार्टिकल की रेंज हो गई। बट अगर सेम एनर्जी के हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं करते, ये क्या करते हैं, इनका मास बहुत कम होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा डेविएट हो जाते हैं। तो हम इनकी क्या करते हैं, एवरेज रेंज निकालते हैं। और ये डिफरेंस क्या है हैवी चार्ज पार्टिकल और लाइट चार्ज पार्टिकल के बीच में, कि जो लाइट चार्ज पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, जिग जैग पाथ फॉलो करते हैं। रादर कि अगर हम प्रोटॉन्स की या हैवी अनदर किसी और पार्टिकल की बात करें तो वो क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हैं। इसी तरह आप एक और एग्जांपल भी देख सकते हैं कि जैसे कि ये शो किया हुआ है कि ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वाटर के थ्रू मूव कर रहे हैं। तो जब ये मूव करते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स तो ये क्या कर रहे हैं, जिग जैग पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो अब कि जहाँ तक इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाए वो अप्रोक्सीमेटली हम क्या बता देते हैं, इनकी एवरेज रेंज बता देते हैं कि इस मीडियम में इसकी इतनी रेंज है। तो जिस तरह से ये अपनी एनर्जी लूज़ कर रहे हैं ये किससे डिफरेंट है, हैवी चार्ज पार्टिकल से डिफरेंट है। इसी तरह आप एक केस हमने ये भी देखा था कि जब हैवी चार्ज पार्टिकल एटम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आयनाइजेशन या एक्साइटेशन होने के बाद जब उनकी एनर्जी कम हो जाती है तो ये जब लो एनर्जी से मूव करते हैं हैवी चार्ज पार्टिकल की, सपोज हमने हाइड्रोजन का केस देखा था। हाइड्रोजन क्या है, मींस प्रोटॉन, ये क्या है H+। तो ये क्या करते हैं, जब इनकी एनर्जी कम हो जाती है तो जब फर्दर ये मूव करते हैं मैटर में तो ये मैटर से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अपने चार्ज को ख़त्म कर लेते हैं और फिर अपनी एनर्जी इलास्टिक स्कैटरिंग के थ्रू लूज़ करते हैं। मतलब क्या है कि अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल की भी बात करें तो अल्फ़ा पार्टिकल भी क्या करता है, हीलियम प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रैगलिंग ऑब्जर्व हो रही थी ब्रैग्स कर्व में। बट यही अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन, एक्साइटेशन या किसी मोड के थ्रू, रेडिएटिव के थ्रू भी जब वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज़ कर लेते हैं तो लो एनर्जी रीजन में भी वो अपने चार्ज को चेंज नहीं करते। जबकि इंसिडेंट जो हैवी चार्ज पार्टिकल है इनका चार्ज इलेक्ट्रॉन को एक्वायर होने के बाद चेंज हो जाता है। तो जो एनर्जी लॉस का जो मोड है वो हैवी पार्टिकल से डिफरेंट हो जाता है। इसीलिए हम जो बेथेस-ब्रोक रिलेशन है वो किस केस पर नहीं लगा सकते, हम किस इस पे लाइट चार्ज पार्टिकल्स के केस पर नहीं लगा सकते। एक और रीज़न क्या है कि जो हैवी चार्ज पार्टिकल के कंपैरिजन में अगर हम इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन स्टडी कर रहे हैं मैटर के साथ, तो जब इलेक्ट्रॉन मैटर में के साथ इंटरेक्ट करता है तो मैटर में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इंसिडेंट भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये किस तरह से है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, मीन्स आइडेंटिकल पार्टिकल्स की इंटरेक्शन है। तो आइडेंटिकल पार्टिकल के इंटरेक्शन के केस में एनर्जी एक्सचेंज प्रोसेस भी इन्वॉल्व हो जाता है, जो कि हैवी चार्ज पार्टिकल के केस में नहीं होता। लाइट चार्ज पार्टिकल के केस में आइडेंटिकल पार्टिकल्स होने की वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज प्रोसेस भी हो जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं किसके बीच में, लॉस ऑफ एनर्जी बाय हैवी चार्ज पार्टिकल एंड लाइट चार्ज पार्टिकल। कि अगर लाइट चार्ज पार्टिकल एनर्जी लॉस कर रहा है तो वो
किस तरह से डिफरेंट है किससे, हैवी चार्ज पार्टिकल से। तो हमने जो ये बेथे-ब्लोक्स रिलेशन स्टडी किया था, इसको एज इट इज़ हम लाइट चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई नहीं कर सकते। लाइट चार्ज पार्टिकल के केस में एक चीज़ और भी डोमिनेट कर जाती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका मास इतना कम है कि जब ये हाई एनर्जी गेन करते हैं तो वहाँ पर हमें क्वांटम मैकेनिकली इस एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करना होता है। जबकि अगर हैवी पार्टिकल्स की बात करें तो वहाँ हमने क्लासिकल ट्रीटमेंट के थ्रू इन इक्वेशंस को डिराइव किया था। तो जब लाइट पार्टिकल्स की बात करते हैं तो हमें वहाँ क्वांटम मैकेनिक्स भी पिक्चर में आ जाती है, जिसके कारण बेथे-ब्लोक्स रिलेशन वैलिड नहीं होता एज इट इज़ कि अगर हम लाइट चार्ज पार्टिकल के केस के थ्रू इसे एनर्जी लॉस को एक्सप्लेन करें। तो हम जो आयनाइजेशन और एक्साइटेशन के थ्रू एनर्जी लॉस प्रोसेस हो रहा है, अगर इसके लिए हम स्टॉपिंग पावर लिखें तो उस केस में ये माइनस DE/dx किसके इक्वल आएगा, दिस विल बी इक्वल टू किस केस में, जब आयनाइजेशन या एक्साइटेशन प्रोसेस के थ्रू, आयनाइजेशन या एक्साइटेशन प्रोसेस के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज़ करे, तो उस केस में DE/dx किसके इक्वल आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई e⁴ NZ ओवर में m0v² log ऑफ 1.16 m0v² ओवर मीन आयनाइजेशन। तो यहाँ पर m0 क्या है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनसाइड मटेरियल मीडियम, और z क्या है, एटॉमिक नंबर, दिस इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मटेरियल मीडियम। E क्या है, चार्ज, और यहाँ पर अगेन m0 जो है दिस इज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन एंड I बार इज मीन आयनाइजेशन। मीन आयनाइजेशन हम यहाँ क्यों ले रहे हैं कि जब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है मैटर के एटम के साथ, तो ये डिपेंड करता है कि ये K शेल, L शेल, M शेल किस शेल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो इन सब के केस में बाइंडिंग एनर्जी सबकी डिफरेंट है। तो यहाँ अगर वो सपोज इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो इस केस में इंटरेक्ट होने के बाद यहाँ बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो सेम एनर्जी के अगर इलेक्ट्रॉन K के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो K की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन K वाले के साथ इंटरेक्ट होने के बाद ज़्यादा एनर्जी लूज़ करता है। तो हम जब भी एक पर्टिकुलर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है एक एटम के साथ, तो वहाँ हम डिफरेंट आयनाइजेशन वैल्यू लेने की बजाय हम क्या करते हैं, एक मीन वैल्यू ले लेते हैं कि दिस इज़ मीन आयनाइजेशन वैल्यू, कि जब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन एटम के साथ इंटरेक्ट करे तो वो एटम आयनाइज हो जाए। तो ये क्या है, दिस इज DE/dx की ये एक्सप्रेशन है किसके लिए, लाइट चार्ज पार्टिकल के केस के लिए, और ये नेगेटिव साइन इसीलिए क्योंकि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रिड्यूस कर रहे हैं। और इस एक्सप्रेशन का जो डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको इसे एज इट इज़ लर्न करना है। और ये जो एनर्जी लॉस का एक्सप्रेशन लिखा है, ये एनर्जी लॉस जो एक्सप्रेशन है ये तभी तक वैलिड है जब तक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी से लेस है, और इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी कितनी है, 51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स अगर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इस एनर्जी से लेस है, तो उस केस में जब इलेक्ट्रॉन एटम के साथ इंटरेक्ट करेंगे मैटर के एटम के साथ, तो मोस्ट ऑफ केसेस में वो आयनाइजेशन और एक्साइटेशन के थ्रू अपनी एनर्जी लूज करते हैं। सो दिस इज अबाउट इनइलास्टिक स्कैटरिंग, कि जिस मोड के थ्रू इंसिडेंट पार्टिकल अपनी एनर्जी लूज करे। नाउ नेक्स्ट है रेडिएटिव मोड। रेडिएटिव मोड के केस में क्या था, आई विल रिपीट, कि जब भी इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी को एक्सीड कर जाए, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी मीन्स 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक्सीड कर जाए, तो उस केस में क्या होता है, जो
इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, ब्रह्मस्ट्रालिंग रेडिएशंस एमिट करता है। आप यहाँ से देखें कि रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ये क्या है इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट रिप्रेजेंट किए हैं, और ये क्या है न्यूक्लियस है। कि अब इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई है कि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पेनिट्रेट करके न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। तो जब ये न्यूक्लियस फील्ड में आता है तो ये हैवी न्यूक्लियस इसके पाथ को चेंज कर देता है, और जितनी डी एक्सेलरेशन हो रही है इस इलेक्ट्रॉन में उतने ही अमाउंट की रेडिएशंस यहाँ एमिट होती हैं। और ये रेडिएशंस क्या हैं, ब्रह्मस्ट्रालिंग रेडिएशंस। और ये किस रीजन में फोटोन लाई करता है, एक्स रे रीजन में लाई करता है। आप देखें इस तरह से कि सपोज कि कोई इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी ई नोट है, कि यहाँ देखिए हमने 3 टाइप ऑफ क्या लिए है, इम्पैक्ट पैरामीटर लिया है। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या था कि इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इंसिडेंट पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। आप यहाँ देखें कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है, कि तीनों केसेस में इम्पैक्ट फैक्टर डिफरेंट है, इम्पैक्ट पैरामीटर बट इंसिडेंट एनर्जी सेम है। और ये किससे अबव है, अबव रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना न्यूक्लियस के पास होगा इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज़्यादा उसके पाथ में चेंज आएगा, उतनी ही ज़्यादा ये डिफ्लेक्ट करेगा, और जितना ज़्यादा ये डिफ्लेक्ट करेगा उतनी ही हाई एनर्जी का जो फोटोन है वो एमिट होगा। आप यहाँ से देखें फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस B3, जहाँ पे जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है इसका इम्पैक्ट पैरामीटर मैक्सिमम है। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस के फील्ड से दूर है और इसके पाथ में कंपैरेटिवली कम चेंज है। अगर हम B2 या B1 देखें, इसके बाद क्या है कि ये क्या है B2, और ये जो ये शो किया हुआ है डार्क रीजन, दिस इज न्यूक्लियस फील्ड, कि ये न्यूक्लियस का फील्ड है जिसके साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो इंटरेक्शन कर रहा है। तो अगर क्या है इम्पैक्ट पैरामीटर B2 है तो उस केस में डेविएशन थर्ड केस से ज़्यादा होगी। और अगर फर्स्ट केस देखें तो फर्स्ट केस के केस में ये न्यूक्लियस के पास है, मीन्स इम्पैक्ट पैरामीटर मिनिमम है, तो ये अपने पाथ से ज़्यादा डेविएट कर जाता है और डी एक्सेलरेशन करता है ज़्यादा कंपैरेटिव टू थर्ड। तो यहाँ पर जो एमिट होगा फोटोन उसकी एनर्जी इससे डिफरेंट होगी। बट अगर हम सारे फोटोन्स की एनर्जी को देखें तो ये सभी फोटोन्स एक्सरे रीजन में लाई करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट रेडिएटिव एमिशन, कि किस तरह से लाइट चार्ज पार्टिकल रेडिएटिव एमिशन करके अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं। तो यहाँ से देखिए इंसिडेंट एनर्जी E0 है, और E1 क्या है, जितनी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में डिक्रीज होगा, जितना ये वैल्यू में डिक्रीज होगा उतनी ही एनर्जी का फोटोन एमिट हो जाएगा। कि अगर E1 एनर्जी का फोटोन एमिट हो रहा है तो E1 अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज ब्रह्मस्ट्रालिंग रेडिएशंस। तो अब ब्रह्मस्ट्रालिंग रेडिएशंस के केस में भी अगर हम देखें कि -dE/dx किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो अगर ब्रह्मस्ट्रालिंग रेडिएशंस का केस देखें तो ये क्या है, Z² N/A, दिस इज T + m0 C² के इक्वल आता है। किस केस में, जब इलेक्ट्रॉन रेडिएटिव प्रोसेस मोड के थ्रू एनर्जी लूज करता है। अगर हम इन्हें कंपेयर करें, देखिए यहाँ कि अगर इंसिडेंट पार्टिकल के लिए कंपेयर किया जाए कि अगर सपोज हम Z एटॉमिक नंबर ले मैटर का, तो उस केस में जो आयनाइजेशन का केस है उस केस में -dE/dx किसके प्रोपोर्शनल है, दिस इज -dE/dx स्टॉपिंग पावर Z के प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के। लेकिन रेडिएटिव का अगर केस देखें तो इस केस में -dE/dx किसके प्रोपोर्शनल है, Z² के प्रोपोर्शनल है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि अगर मटेरियल मीडियम जो कंसीडर किया गया है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर उनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो उस केस में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है वो रेडिएटिव मोड के थ्रू एनर्जी एमिट करे। जैसे कि अगर हम केस देखें लेड का, तो लेड क्या है, इसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, और अगर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इसे एक्सीड कर जाती है, तो यहाँ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कंपेरेटिवली टू एनी अदर मटेरियल कि जिसका एटॉमिक नंबर लेड से कम है, वहाँ रेडिएशन लॉस के थ्रू एनर्जी एमिट करे इलेक्ट्रॉन। तो इट मीन्स कि अगर हैवी एलिमेंट्स हैं तो हैवी एलिमेंट्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो अपनी एनर्जी लॉस रेडिएटिव प्रोसेस के थ्रू करें।
So this is about energy loss process via inelastic scattering by atomic nucleus. अगर हम इनकी एनर्जी लॉस का जो मोड है उन्हें देखें तो यहाँ आयनाइजेशन और रेडिएटिव लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली कि जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्ट न्यूक्लियस को एक्साइट कर दे, उनकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। वो तब उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी जब इलेक्ट्रॉन क्या करे, हेड ऑन कोलिजन करे, किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। सो दिस इज़ अबाउट एनर्जी लॉस प्रोसेस ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। अगर हम कंपेयर करें कि नेट जो एनर्जी लॉस है, कि सपोज अगर हम देखें कि सपोज 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन मटेरियल के ऊपर, सपोज लेड के ऊपर इंसिडेंट कर दिया जाए तो ये किस तरह से अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा। तो ये क्या करता है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, कि जब तक इसकी एनर्जी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस नहीं हो जाती तब तक तो ये रेडिएशन लॉस करेगा। लेकिन जब इसकी एनर्जी इससे भी लेस हो जाएगी तब वहाँ पर क्या होगा, आयनाइजेशन और एक्साइटेशन डोमिनेट कर जाएंगे। तो अगर हम इसे ग्राफिकली प्लॉट करें इस एनर्जी लॉस को इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के साथ, तो ये एनर्जी लॉस ग्राफ किस तरह से आएगा। आप देखें कि अगर एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया जाए, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, और वाई एक्सिस पर -dE/dx। तो अगर यहाँ एक्स एक्सिस पे देखिए 0.005, नेक्स्ट 0.05, नेक्स्ट 0.5, नेक्स्ट दिस इज़ 5 अप टू 50 कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0.5 से लेस है तो 0.5 से लेस के केस में आयनाइजेशन होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। इट मीन्स कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज़ करेगा, वाया आयनाइजेशन और एक्साइटेशन। तो ये जो कर्व शो कर रहा है ये किसके लिए है, दिस इज़ एनर्जी लॉस वाया आयनाइजेशन लॉस। इसी के साथ अगर देखें, अगर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी को क्रॉस कर जाए, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्रॉस कर जाए, तो उस केस में जो एनर्जी लॉस प्रोसेस है वो कौन सा डोमिनेट करता है, दिस इज़ रेडिएटिव लॉस, दिस इज़ रेडिएशन लॉस। आप यहाँ से देखें कि सपोज इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी यहाँ कहीं लाई कर रही है इस रीजन में, तो यहाँ रेडिएशन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कंपैरेटिवली आयनाइजेशन। और जैसे जैसे रेडिएशन मींस एक्सरे फोटोन एमिट करने के बाद इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिड्यूस करता जाएगा, और जब ये एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, रेस्ट मास एनर्जी के से कम हो जाएगी, तो वहाँ पर रेडिएटिव लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। और किसके थ्रू वो अपनी एनर्जी लूज़ करता है, आयनाइजेशन के थ्रू। और जैसे जैसे आयनाइजेशन करता जाएगा फर्दर उसकी एनर्जी रिड्यूस होगी और फिर आयनाइजेशन होने की प्रोबेबिलिटी और भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर ये हम नेट कर्व प्लॉट करें तो ये नेट जो एनर्जी लॉस का कर्व है वो इस तरह से आएगा। तो ये क्या शो कर रहा है, दिस इज़ टोटल लॉस, ये टोटल एनर्जी किस तरह से लॉस कर रही है। तो टोटल एनर्जी का अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो ये टोटल लूज़ करती है जो एनर्जी, total loss in energy of electron is the sum of loss in energy via ionization plus energy loss via radiation। तो जो टोटल एनर्जी लॉस है वो किसके इक्वल होगा, आयनाइजेशन प्लस एक्साइटेशन। और कौन सा कहाँ डोमिनेट होगा, किस पे डिपेंड करेगा, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर डिपेंड करेगा। और अगर हम आयनाइजेशन और रेडिएशन लॉस की प्रोबेबिलिटी की रेशोज़ देखें तो उस केस में क्या है, ये -dE/dx रेडिएशन लॉस की अगर हम रेशो देखें किसके साथ, आयनाइजेशन के साथ, तो ये किसके इक्वल आ जाती है, दिस इज़ EZ/800 की इक्वल है। तो ये क्या शो कर रहा है
कि अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो रेडिएशन लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तब भी रेडिएशन लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अगर हम ये रेशो इवेलुएट करें तो ये रेशो किसके इक्वल है, EZ/800 की इक्वल है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एनर्जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद मैटर। तो ये इंटरेक्शन किस तरह से थी, इधर इलास्टिक स्कैटरिंग, इन इलास्टिक स्कैटरिंग, रेडिएटिव लॉस मीन्स ब्रह्मस्ट्रालिंग रेडिएशन, और न्यूक्लियर एक्साइटेशंस। और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है जब बीटा पार्टिकल इंटरेक्ट करे, इन इलास्टिक स्कैटरिंग की या फिर ब्रह्मस्ट्रालिंग रेडिएशंस के एमिट होने की। अब जो नेक्स्ट लाइट चार्ज पार्टिकल है, वो नेक्स्ट लाइट चार्ज पार्टिकल कौन सा है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन इज़ एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या डिफरेंस है इसमें कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, माइनस, और पॉजिट्रॉन पर चार्ज कितना है, प्लस। तो जब पॉजिट्रॉन इंटरेक्ट करते हैं मैटर के एटम के साथ तो वो भी एनर्जी लॉस प्रोसेस जो इलेक्ट्रॉन का था वैसा ही होगा पॉजिट्रॉन के लिए भी जैसा कि इलेक्ट्रॉन के लिए था। डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि जब हाई एनर्जी पॉजिट्रॉन्स इंटरेक्ट करते हैं मैटर के एटम्स के साथ, और इंटरेक्शन होने के बाद ये धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं, और ये एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि अगर हम देखें कंपैरेटिवली ये मैटर में किस तरह कंसीडर किया जाए कि ये रेस्ट में है, तो उस केस में जब इनकी पॉजिट्रॉन्स की एनर्जी बहुत ही कम हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन के साथ जब इंटरेक्शन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के साथ लो एनर्जी पॉजिट्रॉन इंटरेक्ट होने के बाद क्या करते हैं, एनिलेशन प्रोसेस करते हैं, और इस एनिलेशन प्रोसेस में गामा फोटोन्स का एमिशन होता है। ये क्या है, ये गामा फोटोन्स की सपोज अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इस डायरेक्शन में होगा मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज एनिलेशन प्रोसेस। बट अगर हमने इलेक्ट्रॉन का केस देखा था तो इलेक्ट्रॉन जब मैटर के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो केस आइडेंटिकल पार्टिकल्स का था। बट जब पॉजिट्रॉन इंटरेक्ट करता है मैटर के एटम के साथ तो उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करता है और अपनी एनर्जी को लूज़ करता है, और जब वो एनर्जी बहुत कम हो जाती है तो जब वो फर्दर इंटरेक्ट करता है मैटर के इलेक्ट्रॉन के साथ तो वो क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं एक तरह से, और क्या करते हैं, एनिलेशन प्रोसेस करते हैं। एनिलेशन प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो इंसिडेंट पॉजिट्रॉन है, ये इंसिडेंट पॉजिट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट होने के बाद फोटोन्स का एमिशन कर रहे हैं। मींस इनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है और क्या एमिट होते हैं, उसकी जगह एनर्जी एमिट होती है, और ये एनर्जी किस रीजन में लाई करती है, गामा रीजन में। अब कितने नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट होंगे, 2 होंगे, या कुछ केस ऐसे हैं जिसमें 3 फोटोन्स भी एमिट करते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है कि जब ये पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करे तो इनकी स्पिन क्या है। कि अगर इंसिडेंट पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंटी पैरेलल है मीन्स अपोजिट स्पिन है, तो उस केस में 2 फोटोन्स का एमिशन होता है। बट अगर इंसिडेंट पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, पैरेलल स्पिन है, तो उस केस में 3 फोटोन्स एमिट होते हैं, ईच एट एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो ये क्या है डिफरेंस, ये इंसिडेंट पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी है। तो अगर एंटी पैरेलल स्पिन है तो 2 फोटोन्स का एमिशन होता है, और अगर स्पिन पैरेलल है तो 3 फोटोन का एमिशन होता है। और अगर हम इनकी एमिशन की प्रोबेबिलिटी को देखें तो ये जो कि 2 फोटोन के एमिट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है और 3 फोटोन एमिट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो ये प्रोबेबिलिटी की रेशो 1100:1 आती है। इसका क्या मतलब है कि अगर पॉजिट्रॉन जब इंटरेक्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो अगर 1100 टाइम्स 2 फोटोन्स एमिट हो रहे हैं तो सिर्फ एक बार ही 3 फोटोन्स एमिट होंगे। मींस 3 फोटोन के एमिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इन कंपैरिजन विद 2 फोटोन एमिशन। सो दिस इज एनिलेशन प्रोसेस कि जिसके थ्रू इंसिडेंट पॉजिट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं। सो ये डिफरेंस है किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के लॉस ऑफ एनर्जी लॉस मोड में। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरेक्शन ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल विद मैटर। थैंक यू स्टूडेंट्स।